वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के दौरान इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हजारों हाथ मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। रेलवेज के साथ ही कुछ एंसिलरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी शुरू होता है, जैसे कि कोल इंडस्ट्री तेजी से विकास करती है और लार्ज वर्किंग क्लास को रोजगार देती है। इसके बाद कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज की भी शुरुआत देखी जाती है। इन सभी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग इंडियन वर्किंग क्लास का पार्ट कहलाते हैं। इंडियन वर्किंग क्लास भी उसी तरह के एक्सप्लॉयटेशन को फेस करती है जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान यूरोपियन वर्किंग क्लास द्वारा किया गया था, यानी कि लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनहाइजीनिक और हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस, चाइल्ड लेबर और बेसिक अमेनिटीज का अभाव। लेकिन इंडिया में कॉलोनियलिज्म का होना वर्किंग क्लास मूवमेंट को एक अलग टच देता है। इंडियन वर्कर्स को दो फोर्सेस का एक साथ सामना करना पड़ता है, एक तो इंपीरियलिस्ट रूलिंग क्लास और दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें नेटिव और फॉरेन दोनों ही तरह के कैपिटलिस्ट शामिल थे। इसलिए वर्किंग क्लास मूवमेंट का इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ डीप कनेक्शन देखा जा सकता है। आइए वर्कर क्लास मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अर्ली एफर्ट्स। अर्ली नेशनलिस्ट्स, स्पेशली मॉडरेट्स, लेबर कॉज के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते। इस समय इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज की लेबर और ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज की लेबर को अलग अलग ट्रीट किया जाता था। यह भी समझा जाता था कि लेबर लेजिस्लेशंस इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज की कंपेटिटिव एज को अफेक्ट करेंगे। साथ ही अर्ली नेशनलिस्ट क्लास के बेसिस पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में डिवीजन नहीं होने देना चाहते थे। इस वजह से देखा जाता है कि मॉडरेट्स 1881 और 1891 के फैक्ट्री एक्ट्स का भी विरोध करते हैं। इस दौरान वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स जरूर हुए थे और ये स्पेसिफिक लोकल ग्रीवेंसेस को ही एम करते थे। ऐसे ही कुछ एफर्ट्स पर नजर डालते हैं। 1870 में सासीपाड़ा बैनर्जी वर्किंग मेंस क्लब की शुरुआत करते हैं और भारत श्रमजीवी के नाम से न्यूज़पेपर भी निकालते हैं। 1878 में सोराबजी सापूरजी बेंगोली बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेबर की बेटर वर्किंग कंडीशंस पर एक बिल पास करने की कोशिश करते हैं। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे दीनबंधु न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं और साथ ही बॉम्बे मिल और मिल हैंड्स एसोसिएशन को भी सेटअप करते हैं। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज के सिग्नलर्स द्वारा पहली स्ट्राइक की जाती है, जिसे काफी सपोर्ट भी मिलता है। तिलक कई महीनों से अपने न्यूज़पेपर महारत्ता और केसरी में इस स्ट्राइक के लिए कैंपेन कर रहे थे। इसके अलावा 20th सेंचुरी आते आते बहुत से नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे कि बिपिन चंद्रपाल और जी सुब्रमण्य अय्यर भी वर्कर्स के लिए बेटर कंडीशंस और प्रो लेबर रिफॉर्म्स की डिमांड करने लगते हैं। वर्कर्स मूवमेंट का अगला फेज स्वदेशी आंदोलन के साथ देखा जा सकता है। ड्यूरिंग स्वदेशी अपसर्ज। स्वदेशी आंदोलन में वर्कर्स भी भाग लेते हैं। अश्विनी कुमार बैनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्वा कुमार घोष जैसे लीडर्स के द्वारा जगह जगह स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ये स्ट्राइक्स गवर्नमेंट प्रेस, रेलवेज और जूट इंडस्ट्री में की जाती हैं। सुब्रमण्य शिवा और चिदम्बरम पिल्लाई तूतीकोरिन और तिरुनलवेली में स्ट्राइक लीड करते हुए गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इस दौरान ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती। स्वदेशी आंदोलनों के बाद वर्कर क्लास मूवमेंट में अगला टर्न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होता है। आइए समझते हैं किस तरह का टर्न आता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। वॉर के दौरान एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ गए थे, चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे थे और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए ये प्रॉफिट कमाने का पीरियड साबित हो रहा था। लेकिन वर्कर्स को अभी भी लो वेजेस ही दी जा रही थी। 1915 से 1924 के दौरान जूट मिल्स द्वारा जहां 140% एवरेज डिविडेंड मिल रहा था, वहीं इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की एवरेज वेज सिर्फ 12 पाउंड्स पर एनम थी। ऐसी सिचुएशन की वजह से वर्कर्स में डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था। इस समय इंडिया में गांधी जी के आने से नेशनल मूवमेंट और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हो गया था और नेशनल कॉज के लिए वर्कर्स और पेजेंट्स के मोबिलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा था। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर का फॉर्मेशन, कॉमिंटान का फॉर्मेशन और आईएलओ का सेटअप होना इंडिया की वर्किंग क्लास मूवमेंट को एक नई डायमेंशन देता है।
इस सब के बीच वर्कर्स को ट्रेड यूनियंस में ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत भी होती है। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय बनते हैं और दीवान चमन लाल को पहला जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। लाला लाजपत राय कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से लिंक करते हुए कहते हैं कि इंपीरियलिज्म और मिलिटरिज्म कैपिटलिज्म के जुड़वा बच्चे हैं। AITUC के तीसरे और चौथे सेशन की अध्यक्षता CR दास करते हैं। 1922 में कांग्रेस के गया सेशन में AITUC के फॉर्मेशन को वेलकम किया जाता है और उसे असिस्ट करने के लिए एक कमेटी भी फॉर्म की जाती है। CR दास कहते हैं कि कांग्रेस को वर्कर्स के कॉज को अपने एजेंडा में शामिल करना चाहिए, नहीं तो ये लोग नेशनल मूवमेंट से आइसोलेट हो जाएंगे। AITUC के साथ नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रूज, GM सेनगुप्ता, VV गिरी और सरोजनी नायडू जैसे लीडर्स भी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। शुरुआत में AITUC ब्रिटिश लेबर पार्टी के सोशल डेमोक्रेटिक आइडिया से इन्फ्लुएंस थी। इसके बाद गांधी जी की नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप और क्लास कोलैबोरेशन की फिलॉसफी का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे पहले 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को भी ऑर्गेनाइज किया था। ट्रेड यूनियंस के फॉर्मेशन को बढ़ता देख 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन एक्ट लेकर आती है। इस एक्ट में ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशंस की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनके रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशंस के लिए कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। ये एक्ट ट्रेड यूनियंस को सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी देता है, लेकिन सिर्फ लेजिटिमेट एक्टिविटीज के लिए। इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। इसके बाद लेट 1920s का दौर शुरू होता है, जब वर्कर मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होता दिखता है। लेट 1920s एंड 1930s। लेट 1920s में वर्कर्स मूवमेंट पर स्ट्रांग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, जो इसे पहले से ज्यादा मिलिटेंट और रेवोल्यूशनरी बना देता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की फोर्थ कांग्रेस AITUC को मैसेज भेजती है कि सिर्फ फेयर वेजेस से ही संतुष्ट न हो, बल्कि कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म को उखाड़ फेंकने के लिए काम करें। 1928 के दौरान बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखने को मिलता है। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में गिरनी कामगार यूनियन द्वारा 6 महीने लंबी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की जाती है। कुल मिलाकर 203 स्ट्राइक्स होती हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये स्ट्राइक्स इमीडिएट इकोनॉमिक डिमांड से ज्यादा पॉलिटिकल आइडियाज से प्रेरित नजर आती हैं। इस पीरियड में बहुत से कम्युनिस्ट ग्रुप्स का क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, जिन्हें S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, PC जोशी, सोहन सिंह जोशी जैसे लीडर्स लीड करते हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बढ़ती स्ट्रेंथ से घबराकर गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस लेकर आती है। 1929 में पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी और कंसल्टेशन बोर्ड्स का अपॉइंटमेंट कंपलसरी कर देता है। साथ ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि रेलवेज, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एटसेट्रा में स्ट्राइक करने के लिए हर इंडिविजुअल वर्कर को 1 मंथ का एडवांस नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन को देना कंपलसरी कर दिया जाता है। इसके बिना सभी स्ट्राइक्स इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती हैं। इसके अलावा कोअर्सिव या प्योरली पॉलिटिकल नेचर की ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज करने से भी इन्हें मना कर दिया जाता है। यहां तक कि सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स भी नहीं की जा सकती थीं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 1929 में ही मेरिट कंस्पिरेसी केस भी फाइल किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है और 3.5 ईयर की ट्रायल के बाद मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली और शौकत उस्मानी जैसे ट्रेड यूनियन लीडर्स को कन्विक्ट किया जाता है। इस ट्रायल को दुनिया भर में पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन इससे इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट कमजोर पड़ जाता है, जैसा कि गवर्नमेंट का एम भी था। इस बीच 1930 में शुरू हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्कर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें फोर्सफुली दबा देती है। लार्ज स्केल पर वर्कर्स और उनके लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। लेजिस्लेशंस और कमीशंस के थ्रू वर्कर्स को विक्टिमाइज किया जाता है। इन डेवलपमेंट्स की वजह से यूनियन लीडर्स को यूनिटी की इंपॉर्टेंस समझ आती है और अक्टूबर 1934 में फॉर्म हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मॉडरेट और रेडिकल ट्रेड यूनियंस को यूनाइट करने का प्रयास करती है। इसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने मिलकर फॉर्म किया था। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के दौरान AITUC कांग्रेस को सपोर्ट करती है।
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के ट्रेड यूनियंस के प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड के कारण 1938 तक इनकी संख्या बढ़कर 296 हो जाती है। बिहार, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस और सेंट्रल प्रोविंसेस में कांग्रेस गवर्नमेंट्स लेबर इंक्वायरी कमिटीज भी अपॉइंट करती हैं, जो वर्कर्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए लिबरल रिकमेंडेशंस देती हैं। जिसके बाद बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1938, द बॉम्बे शॉप असिस्टेंट्स एक्ट 1939, सीपी मैटरनिटी एक्ट 1939 और बंगाल मैटरनिटी एक्ट 1939 जैसे बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस इनैक्ट किए जाते हैं। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जब एक बार फिर वर्कर मूवमेंट नया टर्न लेता है। आइए जानते हैं इस दौरान क्या क्या होता है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बार फिर से बढ़ते प्राइसेस और पिछड़ती वेजेस का दौर लेकर आता है। साल 1940 बहुत सी स्ट्राइक्स का गवाह बनता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रेड यूनियंस उस समय चल रहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट से खुद को अलग नहीं रख सकती थी। सितंबर 1940 में फैशिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट AITUC एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है। इसमें कहा जाता है कि ऐसे किसी भी वॉर में शामिल होना जिससे अपने देश में फ्रीडम और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश न होती हो, न सिर्फ देश के लिए अहितकारी होगा, बल्कि इसमें वर्किंग क्लास का भी कोई बेनिफिट या हित नहीं हो सकता। इस तरह शुरुआत में तो वर्कर्स मूवमेंट वॉर को अपोज करता है, लेकिन 1941 में USSR के एलाइड पावर्स की तरफ से वॉर ज्वाइन करने के बाद कम्युनिस्ट्स वॉर को पीपल्स वॉर कहते हैं और इसे सपोर्ट करने लगते हैं। कम्युनिस्ट लीडर MN रॉय AITUC छोड़कर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर नाम की प्रो गवर्नमेंट यूनियन बना लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस लॉयल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर मंथ 13,000 रुपीज का ग्रांट सैंक्शन कर देती है और इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कुछ कम देखने को मिलता है। इस दौरान कम्युनिस्ट इंडस्ट्रियल पीस की पॉलिसी फॉलो करने की सलाह देते हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के बाहर इंडिविजुअली वर्कर्स जरूर आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद 1945 से 1947 के बीच वर्कर्स बड़ी संख्या में पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्जेस में शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर 1946 में नेवल रेटिंग्स के सपोर्ट में जगह जगह वर्कर्स स्ट्राइक पर जाते हैं। फॉरेन रूल के आखिरी साल में बहुत सी स्ट्राइक्स देखी जाती हैं, जो कि पोस्ट्स, रेलवेज जैसी एस्टैब्लिशमेंट्स में की गई थी। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इंडिया में वर्कर्स मूवमेंट काफी हद तक आजादी के आंदोलन से प्रभावित रहता है। शुरुआत में नेशनल लीडर्स ही ट्रेड यूनियंस को लीडरशिप प्रोवाइड करते दिखते हैं, लेकिन लेट 1920s के बाद इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट लीडर्स के हाथों में चला जाता है। वर्किंग क्लास नेशनल मूवमेंट को भी ब्रॉड बेस प्रदान करती है। इनके पार्टिसिपेशन के बिना नेशनल स्ट्रगल अधूरा ही रह जाता।